गाइस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, जो लर्न इजी की पिछली वीडियो लास्ट वीडियो थी, तो उसमें था कि हमने पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में पढ़ा था। पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं? मतलब ऐसे टैग वर्ड्स जो पॉजिटिव वे को दर्शाता हो या एक पॉजिटिव टीचर को या पॉजिटिव लर्निंग को शो करता हो। बट आज हम कुछ नेगेटिव वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसपे बेस्ड हमारा सीटेट का पेपर मोस्टली इन पे ही आंसर मिल जाते हैं पेडागोजी में। ठीक है, ज्यादातर, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एक तरह से कीवर्ड्स की तरह काम करते हैं। कीवर्ड्स की तरह जो अगर ये आ गए तो नहीं, सीधा आंख बंद करके हाँ नेगेटिव आंसर टिक कर दो, बस बात खत्म। ये सारे के सारे वो वर्ड्स है जो नेगेटिव पोर्शन को शो करते हैं सीटेट के पेपर में। ठीक है, नेगेटिव यानी नेगेटिव क्वेश्चन है तो आंसर भी नेगेटिव ही होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर भी होगा, नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव आंसर भी होगा। अब वो देखते कैसे है। सबसे पहला हमारा, चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज का मतलब वो नहीं होता कि एक लेवल हो, स्टैंडर्ड लेवल हो। इसका मतलब है कि जो भी हम चीज पढ़ाते हैं वो सिर्फ एक स्टैंडर्डाइज ना हो। ठीक है, अब सभी के लिए तो वो एक जैसा नहीं हो सकता ना। अब आपने क्या करा, नो पेपर है, एक क्वेश्चन मैंने लिखा, बोर्ड पे लिखा कि अब नॉर्मली कि डेवलपमेंट क्या होता है। नॉर्मली मैंने क्वेश्चन बोला है डेवलपमेंट क्या होता है, तो डेवलपमेंट में आपने बता दिया। चलो, एक बच्चे ने बताया कि जो मतलब हमारे बॉडी का वेट बढ़ना, हमारी हाइट बढ़ना, ये सारे सारे डेवलपमेंट में आता है। दूसरे बच्चे ने बोला नहीं हमारा दिमाग बढ़ना, वो भी डेवलपमेंट में आता है। तो अब तीसरे बच्चे ने बोला हमारे हेयर का बढ़ना, वो भी डेवलपमेंट में आता है। चौथे बच्चे ने बोला हमारी क्लास का बढ़ना, वो भी डेवलपमेंट में आता है। तो ये सारे के सारे उनके पॉइंट ऑफ व्यू है। बट हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि हमारी बॉडी में चेंजेस, हमारे माइंड में चेंजेस, हमारी माइंड एबिलिटी को बढ़ना ही हम डेवलपमेंट मानेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं रखते, सब फ्लेक्सिबल होना चाहिए चीजें। ठीक है, इनका भी सही है क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। ठीक है, सब एक तरीके से नहीं सोचते, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, तो स्टैंडर्डाइज्ड चीजें वहां पर काम नहीं आती। ठीक है, चीजों को मान के चल दिया कि नहीं फिक्स्ड है, इससे ए हाइट है, इससे ऊपर जो नहीं कूदा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, ये एक हाइट है, इससे ऊपर जो नहीं कूदा वो फेल हो जाएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि जो फेल हो जाएगा वो बेकार है। इसीलिए स्टैंडर्डाइज चीजों को हम इग्नोर करते हैं, उनको ज्यादा यूज में नहीं लाते, क्योंकि एक नेगेटिव पॉइंट शो करता है। क्योंकि क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, सभी में अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सभी में अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, तो हम सभी को एक ही एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, नहीं देख सकते, नहीं कंपेयर कर सकते। तो इस चीज को हम बिल्कुल ही गलत मानते हैं, नेगेटिव वे शो करता है। सेकंड है रिजिड। रिजिड का मतलब कठोर। कठोर का मतलब होता है कि बेसिकली हम कुछ पढ़ा रहे हैं, हमने कुछ पढ़ाया, अब उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है कि नहीं। नॉर्मली कोई फॉर्मूला हम पढ़ाते हैं, नहीं फॉर्मूला नहीं, जैसे हमने बोला कि गाय घास खाती है, हमने नॉर्मली ये बोला गाय घास खाती है, तो इसका मतलब गाय सिर्फ घास ही खाती है और कुछ नहीं खाती, ऐसा तो नहीं है। तो चीजों को ना कठोर नहीं बनाना चाहिए, हार्ड नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। अब जैसे मैंने अब मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, इसके मैं अलग अलग एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। अगर अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर एग्जाम्पल नहीं दूंगा, सिर्फ मैं बोलूंगा नहीं भाई एक ही एग्जाम्पल है। जैसे मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया, फ्रैक्शन में मैंने बोला कि नहीं पिज्जा के ही 6 टुकड़े करेंगे और किसी के नहीं करने। ठीक है, ये कोई वो सेंस थोड़ी बनाती चीज है। अब जरूरी थोड़ी कि हम पिज्जा, हमें भाई पिज्जा पसंद नहीं है लो। तो चीजों को फ्लेक्सिबल बनाना चीजें अच्छी है, कठोर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी टीचिंग मेथड्स रिजिड नहीं होनी चाहिए, कठोर नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रिल एंड प्रैक्टिस। बहुत लोग क्या करते हैं नॉर्मली, बहुत टीचर्स क्या, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स ये करते हैं मैथ्स में, साइंस में, वो क्या करते हैं चीजों को ना एक ही चीज को प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। अब किसी बच्चे को फ्रैक्शन का टॉपिक समझ में नहीं आया, या अलजेब्रा मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आता, जहां तक मैंने, बेसिक चीज होती है, बट उनको लगता है कि नहीं अल्फाबेट्स को कैसे हम प्लस माइनस कर सकते हैं। बट जो अलजेब्रा होता है वो हम समझाने के अलावा हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमने 6 क्वेश्चन लिखवा दिए, हाँ 6 करके लाना, 7 लिखवा दिए 7 करके आना, 7 को स्कूल में करवा दिए, 7 घर के लिए दे दिए, 5 ट्यूशन वाले ने करवा दिए,
तो चीजें क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। हमें पहले बच्चों को समझाना चाहिए, समझ में ना आए तो अलग अलग एग्जाम्पल लेने चाहिए, तब जाके चीजों को आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग। सबसे बेकार चीज टीचर्स क्या करते हैं, बहुत टीचर्स आपने देखा होगा कि बहुत स्कूलों में ऐसा होता है कि बच्चों को उनकी मेंटल एबिलिटी के या मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग क्लास में डिस्ट्रीब्यूट या ग्रुप बना दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ जो बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उन 6-7 बच्चों का ग्रुप एक साइड बना देते हैं, और कुछ 6-7 बच्चे जो बिल्कुल ही नालायक होते हैं, जिनके समझ में कुछ नहीं आता, वो समझना भी नहीं चाहते, उनको एक ही ग्रुप में रखते हैं कि लो भाई तुम एक ही काम। उनको क्या करते हैं, नॉर्मली दिवाली पर सफाई का काम कर दे देंगे। जो नालायक बच्चे मतलब जो पढ़ने में वीक होते हैं उनको सफाई का काम दे देंगे, और जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं या जो क्रिएटिविटी कराते हैं या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, उनको क्या करते हैं, लो भाई तुम सारे के सारे क्रिएटिव वर्क करो। अब नॉर्मली जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो क्रिएटिव कर ही लेगा। हमें क्या करना है, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, जो वीक बच्चा है उनको इंटेलिजेंट बच्चों के लेवल पे लाना। तो हम जब उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, हम सिर्फ उनसे साफ सफाई कराएंगे या कोई भी ऐसा काम कराएंगे जो उनके बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाली है, तो उनका लेवल अप कैसे होगा। तो हमें कभी भी सेग्रीगेशन लेवलिंग नहीं करनी चाहिए क्लास में। ग्रुप बनाओ, बट ऐसे बच्चों के बनाओ जो एक दूसरे को सपोर्ट करे। ऐसा नहीं कि एक जैसे बच्चों का ग्रुप एक साइड, एक दूसरे अलग बच्चों का ग्रुप एक साइड, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पैसिव। अब हमने एक्टिव लर्निंग पढ़ा था कि उसमें बच्चे सक्रिय होकर पढ़ते हैं। पैसिव का मतलब निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब होता है नॉर्मली बच्चा सो रहा है, रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, टीचर आया पढ़ा के चला गया, बस बात खत्म। ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाते टाइम हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को एक्टिव रखना चाहिए। हमें अलग अलग चीजों का यूज करना चाहिए, टीचिंग मेथड, मटेरियल, टेक्निक्स, इतनी सारी चीजें हैं, सबका यूज करो। नहीं यूज करना आती तो सीखो, सीखो अपने दोस्तों से सीखो, अपने क्लासमेट से सीखो, अपने कलीग से सीखो, ठीक है। पर सीखो, सीखना कोई बुरी बात नहीं है, पहले भी बताया मैंने, ठीक है। और फिर है उसके बाद पनिशमेंट एंड फियर। टीचर्स का एकमात्र हथियार, टीचर्स का एकमात्र हथियार पनिशमेंट एंड फियर। पनिशमेंट एंड फियर। अब वो क्या करते हैं, हाँ भाई कुछ बच्चे आए होमवर्क नहीं करके लाए, खड़े हो जाओ हाथ ऊपर। कुछ बच्चे होमवर्क करके लाए, मुर्गा बन जाओ। कुछ बच्चे होमवर्क करके लाए क्लास से बाहर, बस और कुछ नहीं करना उनको। या किसी बच्चे ने बातें करी, भाड़ 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 लगा दिया 2-4। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई किसी भी टीचर्स को, ठीक है। पनिशमेंट एकमात्र हथियार नहीं होता हमारे पास। हम नॉर्मली उस चीज को बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता, मैं समझता हूँ टीचर्स के पास बेसिकली इतना टाइम नहीं होता, पर चीजों को हैंडल करना भी टीचर्स की ही एबिलिटी है। अगर आप ही हैंडल नहीं कर पा रहे हो उन बच्चों को, तो कोई और कैसे करेगा, या बच्चे खुद कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्टली आपको हैंडल करना होना चाहिए। आपने हैंडल करना सीख लिया, उस चीज को मैनेज करना सीख लिया, तो बच्चे भी उस चीज को अपनाएंगे, ठीक है। अब तुम मारोगे, एक दिन मारोगे, 2 दिन मारोगे, तीसरे दिन बच्चा ढीठ हो जाएगा कि लो भाई टीचर्स क्या है, दो ही थप्पड़ मारेंगे, हाँ पिट लेंगे, होमवर्क नहीं करके लाएंगे। तो वो चीज नहीं करनी। बच्चों में डर बनाओ एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। बच्चों में डर होना चाहिए टीचर्स का, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि मार मार के ढीठ बना दो, वो चीज सही नहीं होती। मारना बिल्कुल नहीं होता, पहली बात तो मारोगे तो बहुत चीजें होती है। सिंपैथी, नेक्स्ट सिंपैथी। हमें बच्चों के साथ सिंपैथी बिहेव नहीं रखना चाहिए। जैसे उस बच्चे को चोट लग गई, हाँ कोई बात नहीं, चल लड़ाई होती रहती है, ठीक है, ऐसे कह दे ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हाँ उसको चोट लगी कुछ नहीं होता, भाई उठा के उसको रख दिया, और उसके पैर में सीरियसली चोट लगी है, इंजरी हो गई है, आप क्या करोगे, हाँ कुछ नहीं होता, चल चल भाग भाग भाग, आगे जाके पता चला दूसरा पैर भी तोड़वा लिया उसने। तो ऐसा नहीं करना, सिंपैथी नहीं रखनी है बच्चों के साथ। एक एम्पैथी वाला बिहेवियर रखना है, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि एम्पैथी वाला बिहेवियर कैसे, कि हाँ भाई चोट लगी, चलो दिखाओ दिखाओ क्या हो गया, उसको चेक करना, अच्छे से रखना, हाँ उसको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हाँ भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज के बारे में पूछना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अब नॉर्मल क्वेश्चन समझ हाँ कोई बात नहीं ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बहुत टीचर्स ऐसा करते हैं, मैंने भी कभी करा था। तो ऐसी चीज, ऐसे बिहेवियर नहीं रखना चाहिए कि नॉर्मली बच्चों को समझ में पूछो, नहीं समझ में आएगा इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्जाम में नहीं आएगा तो पढ़ो ही मत, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब रट्टा लगाना। बहुत बच्चे प्राइवेट स्कूल के, सरकारी स्कूल के, या बहुत टीचर्स भी ऐसा करवाते हैं। वो नॉर्मली क्या कर देंगे, 4 पॉइंट लिख दिए, 2 मिनट में सुनाओ। अरे भाई बच्चे को समझाओ,
ठीक है, वो 2 मिनट की जगह 10 मिनट लेगा, पर चीजों को बेहतर समझेगा। अब इसका मतलब 4 लाइनें लिखवा दी, हाँ भाई रट लो, रट लिया, उन्हें मतलब ही नहीं पता क्या चीज है, तो वो सिर्फ रट रहे, अब पूछ लो उनसे, एक्सप्लेन करवा लो, उनको आएगा ही नहीं। ठीक है, तो रटने पर ज्यादा फोकस नहीं करना होता, रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करानी। ठीक है, अब जब भी हम कुछ चीज पढ़ाते हैं, हमारे पास टेक्स्ट बुक होता है, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, 3 चीजें होती है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक और टीचर सेंटर्ड लिखा है, ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड ही होना चाहिए। क्योंकि पढ़ा किसे रहे हैं हम, किसके लिए पढ़ा रहे हैं भाई, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बेहतर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, बच्चों को चीजें आए उसलिए पढ़ा रहे हैं। तुम्हें थोड़ी अच्छा बनना है, तुम्हें अच्छा बनना है किसे पढ़ाने में, तुम्हें वो चीज थोड़ी पढ़नी है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग लेके चीजों को मत चलो। ठीक है, कोई भी टीचर अपने अकॉर्डिंग चीजों को लेकर नहीं चलना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कंफर्टेबल हूं तो मैं यही टॉपिक पढ़ाऊंगा, बच्चों का भले इंटरेस्ट हो या ना हो। ठीक है, बच्चे बोर हो रहे हैं, बच्चों ने अभी एसएसटी पढ़ी है, आप भी हिंदी में कहानी लेके बैठ जाओ, नहीं, थोड़ी क्रिएटिविटी लेकर बैठो। क्रिएटिविटी है मतलब रोल प्ले करवा लो। ठीक है, क्लास रोल प्ले कराने के साथ साथ उस चीज की एक्टिंग करके दिखा दो, उस चीज को उनके बिहेवियर में लाओ, वो सारी चीजें। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बी कॉन्टेक्चुअल यानी असंदर्भित। असंदर्भित का मतलब होता है कि हमें सिर्फ एक ही चीज को बार बार नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, हमने जैसे अब हमने नॉर्मली एक गेम का पीरियड होता है, गेम में ये चीज चलती है क्योंकि चीजों को बेहतर बनाना होता है, पर अब हम सभी के लिए एक चीज थोड़ी फॉलो कर सकते हैं, उस चीज को लाइफ से रिलेट भी करना चाहिए ना। अब बच्चा है 2nd क्लास का, उसमें तुम एग्जांपल दे रहे हो 10th क्लास का, 11th क्लास का, बच्चों के सर के ऊपर से चला गया, सर के ऊपर से भी गया ना, उसको कुछ समझ में आया, आपने तो बोलते हाँ भाई मैंने एग्जांपल दिया था। तो वो चीजें बच्चों की लाइफ, छोटे बच्चों की लाइफ से रिलेट करे। ठीक है, ऐसा ना हो कि क्लास के लेवल, क्लास मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग तुमने एग्जाम्पल नहीं दिया, फिर उसके बाद तुम खुद बोल रहे हो कि मैंने तो पढ़ाया था, बच्चों ने आंसर सही नहीं लिखा। तो वो चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्करेज। डिस्करेज, डिस्करेज क्या होता है, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना। इसका मतलब है कि बच्चों को ना एक तरह से डीमोटिवेट नहीं करना। जैसे कोई बच्चा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं करके लाया, हुआ नहीं, तो उसको समझाना है, ऐसा नहीं बोल देना कि छोड़ना कुछ नहीं होता, ये तेरे बस की नहीं है, ऐसे डिस्करेज नहीं करना। ठीक है, बच्चे क्या है वैसे एक तो बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, अगर उसमें भी तुम ऐसी चीजें, ऐसे वर्ड्स का यूज करोगे तो वो उनका तो पढ़ाई पर से भरोसा उठ जाएगा भाई, तो उस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चलना। ठीक है, जैसे मैं यहां से ऐसे गया, सीधे गया, फिर पीछे आ गया, आगे गया, फिर पीछे आ गया, ऐसे नहीं करना भाई नॉर्मली। अब कोई भी मैथ्स मैथ का कोई भी क्वेश्चन है, उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई को प्लस करके भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सिर्फ मल्टीप्लाई करके ही मल्टीप्लाई का आंसर निकालें, प्लस करके भी निकाल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के। अब हमें सिर्फ एक ही तरीके से नहीं चलना, एक ही टीचिंग मेथड यूज नहीं करना। ठीक है, एक ही प्रोसेस से नहीं चलना होता है। ये बहुत ऐसे नॉर्मली, अब बच्चों को किसी बच्चों को डेमोस्ट्रेशन से समझ नहीं आया, डेमोस्ट्रेशन मेथड से समझ नहीं आया, अब तुमने दिखाया ये मार्कर है, ठीक है, उसको समझ में आ गया, चलो ठीक है, 1 दिन दिखा, 2 दिन दिखा, 3 दिन दिखा, 4 दिन, वो भी रहा हाँ सर जी वो एक ही चीज आती है मार्कर, तो वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, अलग अलग चीजें यूज करो। चलिए थोड़ी है, मार्कर का एग्जांपल है, आप अलग अलग चीज लेकर आओ, इलिस्ट्रेट करो, एग्जांपल दो, और फिर उसके बाद डिस्कस करो बच्चों से। वो सारी चीजें करनी होती है, एक ही फ्लो में या एक ही लाइन में नहीं चलना होता। ठीक है, नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट। सबसे बेकार चीज, समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि आपने पूरे साल पढ़ाया, पूरे साल पढ़ाया, जैसे आपने देखा होगा इग्नू के कॉलेज में होता है, इग्नू के कॉलेज में होता है नॉर्मली, हमने ओपन से कॉलेज ज्वाइन करा, हाँ ठीक है चलो ओपन से ज्वाइन करा, एक भी क्लास नहीं अटेंड करी, ठीक है, वैसे तो कोई नहीं करता, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने एक भी क्लास अटेंड नहीं करी, ठीक है, बच्चों को कुछ पढ़ाया नहीं, या बच्चों को चलो पढ़ा भी दिया, बच्चों को आपने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद बीच में कोई फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ ही नहीं, या कोई टेस्ट हुआ ही नहीं, या किसी के उससे पूछा ही नहीं गया, उससे सिर्फ एंड के लास्ट ईयर के एंड में जाकर पूछ लिया कि लो भाई 4 क्वेश्चन दे दिए, इसके आंसर लिखो, अगर अच्छे नंबर आए तो पास, नहीं आए तो फेल, सिंपल। ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। समेटिव असेसमेंट जरूरी है क्योंकि लास्ट में पास करना होता है बच्चों को,
पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ समेटिव असेसमेंट पे ही डिपेंड हो, ये चीज बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करना चाहिए, टेस्ट लेने चाहिए, यूटीज लेने चाहिए, बीच में छोटे बड़े एग्जाम्पल एग्जाम्स लेने चाहिए, और उसके बाद प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करानी चाहिए, ओरल टेस्ट लेना चाहिए, अलग अलग चीजों का भी यूज करना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेनी चाहिए, सब चीजें इंक्लूड करो। इग्नोर, हमें किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे अब मैंने किसी बच्चे को बोला है काम करके लाना, हाँ काम करके नहीं लाया, एक दिन या 2 दिन लाया, तीसरे दिन अबे यार तो ऐसी है करके नहीं लाता, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, इग्नोर बच्चों को नहीं करना होता है। अगर तुम इग्नोर करोगे तो बच्चों को ये लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, फिर वही पुरानी सोच आ जाएगी कि हम अगर छोटी मतलब हम छोटे स्कूल के हैं तो टीचर्स हमारे सर पे मतलब हमारे हम पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, बहुत सारी थॉट्स निकल जाते हैं, बच्चों के बच्चे हैं। ठीक है, बच्चों के पेरेंट्स भी कभी कभी ऐसे बातें बोल जाते हैं जो चीजें सही नहीं होती। तो किसी बच्चे को इग्नोर नहीं करना, भले उनसे तुम्हारी बनती हो नहीं बनती हो, वो तुम्हें पसंद हो या ना हो, सभी को साथ लेके चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट। अब असाइनमेंट इग्नू वाले बच्चे तो अच्छे से जानते होंगे असाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, नहीं पता तो बता दूं कि नॉर्मली हमने क्या करा, हमने कुछ पढ़ाया नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाया, हमने 6-10 क्वेश्चन दे दिए, तुम इसके आंसर लिख के लाओ, हम तुम्हें मार्क्स दे देंगे, चाहे तुम कैसे भी लिख के लाओ, देख के लिखो, बिना देखे लिखो, रट के लिखो, याद करके लिखो, कैसे भी लिखो। ठीक है, हमने नॉर्मली असाइनमेंट दे दिए, हाँ भाई नॉर्मली हमने फाइल दे दी, फाइल बनाओ, कंप्लीट करो, आंसर नंबर मिल जाएंगे, पास हो जाओगे। तो ये चीज नहीं करनी, क्लास भी अटेंड करनी है, समझाना भी है, बताना भी है, डिस्कस भी करना है, सभी चीजों को बेटर बनाना है। हाँ, फिर है हमारे पास हाई लेवल सिलेबस। हाई लेवल सिलेबस का मतलब ये है कि बच्चों के लेवल से ऊपर पढ़ाना। अब प्राइवेट स्कूल में ये चीज होती है, अब सरकारी स्कूल में देखोगे नॉर्मली बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ही सिलेबस मेंटेन करा जाता है। ठीक है, करिकुलम प्राइवेट स्कूल का और सरकारी स्कूल का सेम ही होता है, बट वो क्या लेवल को बढ़ा देते हैं। जैसे आपने नॉर्मली एक क्रिया का टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, क्रिया का टॉपिक पढ़ाया, क्रिया में क्रिया की परिभाषा हो गई, और उसके बाद क्रिया के भेद हो गए। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, ये चीज करा। बट अब प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे स्कूल में मैंने देखा है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, आपने सकर्मक पढ़ा, अकर्मक पढ़ा, हाँ 2 टाइप्स हो गए, क्रिया की परिभाषा पढ़ी, 3 चीजें हो गई, 3 टॉपिक्स ये हो गए। बट सकर्मक में क्या करते हैं, 2 टाइप्स और पढ़ाते हैं, एक कर्मी दुई कर्मी, जो कर्म के आधारित पर होते हैं, नॉर्मली क्रिया के ऊपर। ठीक है, एक कर्मी दुई कर्मी, एक कर्मी में अगर एक पर्सन है तो एक कर्मी, जिसमें 2 पर्सन है तो 2 कर्मी। ये चीजें बहुत सरकारी स्कूल में किसी को पता भी नहीं होंगी, पर प्राइवेट स्कूल में 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो हमें हाई लेवल का सिलेबस चलो माना, ठीक है, बच्चों को बेटर बनाना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को कंफ्यूज कर देना है। बच्चों को हमें कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, हमें बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है और सिलेबस को भी उसी तरीके से बनाना है। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेकार और सबसे वाहियात मेथड। सिर्फ बड़े क्लास के सभी बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ बड़ी क्लास में काम आता है। ठीक है, वो भी कुछ जगह ही। अब बड़े बच्चों को थोड़ी बोलेंगे कि ये क्या है मार्कर, थोड़ी बोलोगे। तो लेक्चर मेथड यूज करते हैं पर बड़ी क्लास में, बट छोटे बच्चे को हम ये थोड़ी बोलेंगे हाँ भाई मैं यहाँ पर खड़ा हो गया कि लेक्चर, जैसे मैंने बोला कि पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है h² = p² + b²। अब इसको तुम एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो, 4 क्वेश्चन करो, ठीक है, करके लाना, बाकी मैं कल बताऊंगा। ऐसे नहीं कराते छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों को नॉर्मली हमने 4 क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन में से हमने एक खुद करा, 2 उनसे करवाए और एक होमवर्क में दे दिया, ऐसे करवाते हैं। तो ये लेक्चर मेथड हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना। ये सारे के सारे वो टॉपिक, ये पॉइंट हैं जिनको हम कभी भी सीटेट में कोई भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिखे तो हमें उनका आंसर नेगेटिव में ही लिखना है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन पॉजिटिव में है, ठीक है, पॉजिटिव चीजें पूछी गई हैं, तो अगर बोले कि उसमें से क्या नहीं है तो उस इनमें से टिक लगा देना। अगर बोले कि उसमें से पॉजिटिव आंसर ढूंढो तो पॉजिटिव आंसर ढूंढ के आंसर लिखना है। इसको देखते ही वहीं पर कांटा लगा देना है। ठीक है, और ज्यादातर सीटेट के पेपर में नहीं वाले ऑप्शन ज्यादा आते हैं। जैसे नॉर्मली पूछ लिया कि बच्चों को पढ़ाते टाइम क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए, तो वो नेगेटिव चीजें इनमें से ही ढूंढने को देंगे। इनमें स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारे के सारे पॉइंट इसमें से ही ढूंढने को देंगे। ठीक है, अगर ऐसा इस चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर्स को करना, और सीटेट करने से पहले कम से कम
6 से 10 बार किसी भी ऑनलाइन एग्जाम में आप उसके ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस कर लेना और 150 क्वेश्चन टिक करने की स्पीड बढ़ा लेना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब पहली बार एग्जाम देते हैं उनको स्पीड पे कंट्रोल नहीं होता, या तो वो बहुत फास्ट जाते हैं जिससे आंसर गलत हो जाते हैं, या तो बहुत स्लो जाते हैं कि पहुंचते पहुंचते टाइम ही खत्म हो जाता है। क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट्स है, एक क्वेश्चन पे 1 ही मिनट देना होता है, तो स्पीड को मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि टिक करना, फॉर्म को उसका ओएमआर शीट भरना, वो सारी चीजें। ठीक है, ओएमआर शीट लगता छोटा सा है पर ओएमआर शीट भरने में काफी टाइम ज्यादा जाता है, क्योंकि हमें आंसर पढ़ना होता है और आंसर पढ़ने के बाद चीजों को समझना भी होता है, चारों ऑप्शन देखने होते हैं। और रही बात फिर उसके बाद लास्ट में सीटेट की, हम क्या करते हैं, सीटेट में एक और आता है अनसीन पैसेज, हिंदी और इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है 15-15 मार्क्स के। बट उसमें आपको क्या करना है, 15-15 मार्क्स में वो 15-15 मार्क्स आपको लास्ट में करने हैं। इसकी वजह मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास तो पहले वो लेट होते हैं और वो अनसीन पैसेज में पढ़ने पढ़ने में फंस जाते हैं और आधा घंटा वहीं वेस्ट कर देते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन में डबल टाइम लग गया। डबल टाइम की वजह से जो क्वेश्चन आपको आते थे वो भी आप नहीं पढ़ के आए और तुक्का लगा दिया। तो जब आपको तुक्का ही लगाना है तो आप उस क्वेश्चन में लगाओ जिसमें पॉसिबिलिटीज ही कम है। जैसे आप नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश में अनसीन पैसेज आते हैं, 15-15 मार्क्स के आते हैं, तो आप अनसीन पैसेज में अगर आप तुक्का भी लगाते हो तो 15 मार्क्स में से आप नॉर्मली 6-7 तो गेन कर ही लोगे। ठीक है, और वैसे भी इतने ही मार्क्स मिलते हैं अनसीन पैसेज में, बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो फुल मार्क्स लेकर आते हैं उसमें। तो 6-7 आप नॉर्मली प्रोबेबिलिटी लगाकर, या एक तरह से जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी, प्रोबेबिलिटी लगाओ, नहीं तो तुक्के मारो। ठीक है, बट जो आप अच्छे से कर सकते हो, पैडागोजी के क्वेश्चन जो लास्ट के थोड़े चाइल्ड रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, वो आप पहले अटेम्प्ट करो ताकि चीजों को और अच्छे से, एक तरह से अच्छे आंसर्स निकल सके, ताकि टाइम आपका कम बचे। लास्ट में आपको टाइम कम बचे तो नॉर्मली एक ही आंसर पे टिक लगा, जो आपको सही लगे क्वेश्चन पढ़ के टिक लगा दो, आंसर सही है जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको पास होने के लिए सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए 150 में से, वो आपके वैसे भी आ जाएंगे 15-15 30 मार्क्स, 30 मार्क्स वैसे कम भी हो जाएंगे तो कोई इश्यू नहीं आता। बट हो सके तो सीटेट के एग्जाम में ये चीजें ध्यान रखना, इन वर्ड्स का मोस्टली ध्यान रखना, क्योंकि इस वर्ड्स में से ही आपके 60 to 70 मार्क्स या 80 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स में से, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलो ठीक है, अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में लर्नेजी के साथ और चीजों को और बेहतर बनाने के साथ। ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखना भाई।